In the last class, we discussed about matter, characteristics of matter, and in a tabular form, we compared the characteristics of various states of matter. We discussed about solids, liquids, and gases, and also discussed about their shape, volume, kinetic energy, intermolecular forces, intermolecular spaces, and their rigidity, fluidity, compressibility, etc. So yesterday I said कि एनसीईआरटी में जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे और अगली क्लास जो है वो वहाँ से शुरू करेंगे। तो आज हम पहले तो इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट आफ्टर दैट हमने जो डिस्कस किया था कल, उसके जस्ट आफ्टर क्या इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लें। देखो, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। हम कैसा बोलते हैं? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए हम ये यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं रो, RHO। हाँ, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आगे जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे डेंसिटी, जब हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डेंसिटी और मास और वॉल्यूम का रिलेशन देखेंगे, तब हम इसको बोलते हैं रो। Rho equal to mass upon volume, m upon v. This is density. Density is mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density. अब इसमें increasing density मतलब सबसे कम डेंसिटी वाला सबसे पहले, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला सबसे बाद। हाँ, इंक्रीजिंग डेंसिटी में हमको अरेंज करना है इन सब्सटेंसेस को जो इन्होंने यहाँ पे शो किए हैं। तो एक बात ये क्लियर करें कि डेंसिटी गैसेस की सबसे कम होती है और सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा होती है। अब सॉलिड्स में भी हमको कंपेयर करना है कि कौन से सॉलिड की सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम देखें यहाँ पर गैसेस कौन है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे कम डेंसिटी एयर की हो सकती है। यहाँ पे हमको एयर दिख रहा है, जिसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम होगी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, वो एक सस्पेंशन है, एक कोलॉइड है जिसमें डिस्पर्स हो गए हैं सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स इनटू एयर। तो ये भी एक तरह से एक मिक्सचर की फॉर्म में चलता रहेगा। तो एयर से थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी जो होगी वो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की होगी। फिर उससे ज़्यादा, अब यहाँ पे और कोई गैशियस फॉर्म में दिख नहीं रहा, तो उससे ज़्यादा हम लिक्विड देखें। लिक्विड में हमको दो लिक्विड दिख रहे हैं, हनी और वाटर। तो वाटर की डेंसिटी एग्जॉस्ट से ज़्यादा है लेकिन हनी से कम है। हनी इज़ डेंसर एज कंपेयर टू वाटर। हमें पता है ना कि वो ज़्यादा विस्कस होता है, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो डेंसिटी इज़ दैट ओनली, गाढ़ापन। फिर सॉलिड्स आ गए। सॉलिड्स में कॉटन है, चाक है, आयरन है ना। कॉटन की डेंसिटी इन तीनों में सबसे कम, तो हनी के आगे हम लिख देंगे कॉटन। हाँ, कॉटन से ज़्यादा चाक और आयरन में चाक, और सबसे ज़्यादा आयरन। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो केवल एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है, छोटा सा, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ए पर टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वही बात है जो हमने कल की थी। ये टेबुलेट करना मतलब उसको टेबल फॉर्म में बना देना कि स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमने कल लिखी थी, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वर अकॉर्डिंगली इस तरह से हमने उनको कंपेयर किया, सॉलिड वर्सेस लिक्विड वर्सेस गैस। जैसे हम कह रहे हैं कि सॉलिड जो है उनका तो शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। गैसेस जो है उनका ना तो शेप फिक्स्ड है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। और जो लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबके बारे में बात की। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी क्या होता है बेसिकली? रिजिडिटी का मतलब है कि अपनी जो भी अभी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं होने देना, मतलब वैसी की वैसी रहना। रिजिड होते हैं ना लोग, कि बदलना नहीं है जिन्होंने, तो जो अपनी शेप नहीं बदलता वो रिजिड होता है। और शेप कौन नहीं बदलता? शेप किसकी फिक्स्ड है?
अगर हम सॉलिड वर्सेस लिक्विड वर्सेस गैसेस बात करें तो ओनली सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स की जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती है, लिक्विड्स उनकी रिजिडिटी नेग्लिजिबल है और गैसेस आर नॉट रिजिड। फिर कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की टेंडेंसी गैसेस में सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये तब ज़्यादा होती है जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गैसेस के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा हैं तो उस पर कुछ फोर्स लगाने पर वो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं और हम कहते हैं कि ये गैस जो है कंप्रेस हो गई। हमने कल एक इलस्ट्रेशन देखा था जिसमें पिस्टन में सॉलिड भी डाला, लिक्विड भी डाला और गैस भी डाला, एयर भी डाला, और देखा कि कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की सबसे ज़्यादा है। सॉलिड्स जो है उनके पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोजली कंपैक्टेड होते हैं, वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो उनको हम और फर्दर क्लोज नहीं ला पाते। आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, वो टूट सकता है, लेकिन वो अपना शेप चेंज नहीं करता। तो शेप चेंज करने को अपोज करने की टेंडेंसी रिजिडिटी होती है, ये बात हम कह रहे थे। यही बात यहाँ पे आ गई कि कंप्रेस भी नहीं होता, वो टूट जाएगा। फ्लूइडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड्स और गैसेस में टेंडेंसी टू फ्लो मिलती है, गैसेस में ज़्यादा, लिक्विड्स में कम, क्योंकि एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ द मोस्ट गैसेस में, दूसरा उसके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, वो भी मिनिमम है। हाँ, तो वो इजीली रैंडमली मूव करते रहते हैं उसके पार्टिकल्स, तो वो फ्लो ज़्यादा इजीली करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स में कुछ फोर्स तो होता है, हाँ, तो उस वजह से वो फ्लो करते हैं, बट ओनली इनसाइड द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये फ़र्क है। और ऑन देयर ओन सॉलिड्स डू नॉट मूव, दे मे शो देयर इंटरमिक्सिंग और डिफ्यूजन इनटू लिक्विड्स। सॉलिड लिक्विड में मूव कर सकता है, अदरवाइज नहीं मूव करता। फिलिंग अ गैस कंटेनर, एक गैस कंटेनर को फिलिंग अ गैस कंटेनर अगर हम बात करें, जैसे एक सिलेंडर है उसमें गैस भरनी है, तो गैसेस हैव द टेंडेंसी टू फिल अ कंटेनर completely. Why? Because the kinetic energy is the maximum. They keep on moving in such a way that they stay at the maximum distance. The particle, gas particles की बात कर रहा हूँ मैं, कि gas particles stay at the maximum distance from each other. So whatever the size of the container is, they will fill the container completely. ऐसा ही होगा। हाँ, और देखिए कि डेंसिटी की बात, शेप की बात, तो शेप जो है वो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि केवल सॉलिड्स हैव द फिक्स शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और गैसेस का शेप तो बिल्कुल भी फिक्स होता भी नहीं, वो कंटेनर को भी कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी गैसेस के पार्टिकल्स की मैक्सिमम होती है और सॉलिड्स के पार्टिकल्स की मिनिमम होती है, नेग्लिजिबल होती है। हाँ, दे कैन एट द मोस्ट, अगर आप उसको हीट करोगे किसी सॉलिड को, तो उसके पार्टिकल्स एट द मोस्ट में वाइब्रेट एट देयर प्लेसेस, अनटिल अनलेस आप इतना हीट कर दो कि उसके बॉन्ड्स टूट जाएं, फिर वो मूव करने लग जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज चेंज इन स्टेट, वो हम आज बात करेंगे। और डेंसिटी, क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल, सॉलिड की सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स की सबसे कम, मास और वॉल्यूम का रेशियो, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी, ये वाली बात डेंसिटी वाली। नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गिव रीजंस। ए, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। नंबर 1, द गैसेस हैव द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स हैविंग the maximum kinetic energy. They have very less intermolecular forces and their intermolecular spaces, that is why, are the maximum. So they keep on moving in such a way that they stay away from each other and fill a container completely, fill a vessel in which they are kept completely, फिर उसको fill कर दे रहे हैं। A, B देखो, a gas exerts pressure on the walls of the container. Particles have high kinetic energy, they keep on hitting the walls of the container in which they are kept, that is why they exert some force or pressure on the walls of the container. A wooden table should be called a solid. Its shape and volume both are fixed. जिसका shape और volume fixed हो वो liquid या gas तो हो ही नहीं सकता, वो solid ही हो सकता है। तो क्योंकि wooden table का shape भी fixed है, volume भी fixed है, we can say that this is a solid. We can easily move our hand in air like this, but to do the same through a solid block of wood,
वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. कराटे एक्सपर्ट क्या करता है? इन अ सिंगल ब्लो he breaks the block, whatever the block, maybe a wooden block or a brick, उसको ब्रेक कर देता है. तो उसके लिए उसको टेक्निक यूज़ करना पड़ती है. फिज़िक्स में सीखेंगे क्या टेक्निक यूज़ करता है वो, लेकिन वो ऐसा कर पाता है, हम तो नहीं कर सकते. हाँ, अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है, हमने सीखा नहीं है, तो हो सकता है हमारे हाथ पे चोट लग जाए. वाई? बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सॉलिड्स. गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हमारा हाथ बहुत इजीली मूव कर जाता है इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस. और उनके बीच में से हम अगर हाथ निकाल के लेके जाएंगे तो उनके बीच में कोई ऐसा खास फोर्स भी नहीं है कि वो हमारे हाथ को मूव करने से रोक सके. सॉलिड्स में ऐसा करने के लिए हमको काफ़ी ताकत लगाना पड़ेगी, टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी. लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स. हाँ, डेंसिटी इज द वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स की जनरली सॉलिड से लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड ज़्यादा डेंस है, वो तो हमने कहा ही. हाँ, सॉलिड की डेंसिटी जनरली लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो लिक्विड्स की डेंसिटी लोअर है. एक बात हम ये समझ लें कि जो फ्लोटेशन प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी लिक्विड में वो सब्सटेंसेस डूब जाते हैं जिनकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है. ठीक, और वो सब्सटेंसेस फ्लोट करते हैं जिनकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है. ठीक, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. आइस क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. वाटर इज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर. तो सॉलिड की तो डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर भी वो क्यों फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर? यहाँ पे कंसेप्ट ये समझो कि पहली बात तो इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ सॉलिड स्टेट, आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करता है. अब कम क्यों होती है सॉलिड होने के बावजूद? क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी तो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ऐसा हमने अभी अभी सीखा. तो अगर हम उसका सॉलिड का यानी आइस का क्रिस्टल देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फिक्स पैटर्न में सेट इस तरह से हो जाते हैं कि एक हेक्सागोनल शेप बना लेते हैं, और उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है. हम क्या बोल रहे हैं? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब ज़्यादा जगह घेरेंगे तो मास तो सेम है, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी. तो सॉलिड होने के बावजूद आइस की डेंसिटी इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से स्लाइटली वाटर के कंपैरिजन में कम होती है, और इस वजह से वो उस पर फ्लोट करता है. हाँ, तो हम ये कंसेप्ट समझने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं. एक आप कह लें एक वीडियो देखते हैं. देखो, ये जो है ना, हम कंपेयर कर रहे हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइस एंड वाटर. केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है, H2O ना. ये केमिकल फार्मूला इसका लिखा जाता है H2O, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें, फिजिकल स्ट्रक्चर्स और इनकी स्टेट्स के हिसाब से, ये लिक्विड है, वो सॉलिड है. और इसको देखो आप, ये लिक्विड, वो सॉलिड. हाँ, आइस जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल बना हुआ, आइस का क्रिस्टल होता है. तो आइस के क्यूब्स हमको मिलते हैं. इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी डेंसिटी 0.931 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. मतलब यहाँ दिख रहा है हमको कि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है. इफ़ बोथ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, देन वाई आइस इज लेस डेंस देन वाटर एंड वाई डज आइस फ्लोट इन वाटर? दिस इज़ द क्वेश्चन जो हम समझने के लिए यहाँ पर आए हैं. तो देखें, स्ट्रक्चर वाइज अगर
हम देखें तो क्या हो रहा है कि आइस जो है वो फ्लोट कर रही है, डेंसिटी कम है इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग सॉलिड। ये समझें कि जो वाटर है, वाटर में मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव बिकॉज उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बार बार बनते टूटते रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि देयर इज़ वीक बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। इस वजह से क्या होगा कि दिस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल गिव लिबर्टी टू वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर छोड़ के तो नहीं जा सकते क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट इट कीप्स ऑन मूविंग रैंडमली इनसाइड द कंटेनर लाइक दिस। यदि आप आइस को देखो तो आइस में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, और जैसा हम कह रहे थे कि उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से होता है कि ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सागन। ये हेक्सागोनल फॉर्म में या हेक्सागन के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज रहते हैं। इस वजह से इनके बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस रह जाता है। हाँ, तो जब एम्प्टी स्पेस बहुत सारा रह जाएगा, सब दूर वाटर मतलब कोई आइस का स्ट्रक्चर देखो तो ये तो हमने केवल कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब इसी तरह से अरेंज्ड होंगे, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, और वॉल्यूम ज़्यादा तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी की वैल्यू कम एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है। हाँ, वाटर में सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से इस स्पेशल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से कम हो जाती है। हाँ, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारी बुक में, उसका आंसर यहाँ से निकल के आता है। हाँ, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स they are free to move inside their container when they are in liquid form, liquid state, but when they convert to solid यानी उनका solidification हो जाता है, जब वो आइस में कन्वर्ट होते हैं तो inside the ice cube the lattice structure of the ice crystal is as such that the water molecules are arranged in hexagonal form. That is why there is a large space, volume is more, density is less. So density is slightly less as compared to water. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। क्या इंटरचेंज in state of matter. We discussed about 3 states of matter: solid, liquid and gas. ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरचेंज होने के लिए हमको कुछ ना कुछ कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। अगर कोई सब्सटेंस, ये समझो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड दिखता है हमको, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे दिखता है। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में वो हमको दिखता है। समझो अगर आपको एक स्टोन दिख रहा है, वो सॉलिड दिख रहा है। कुछ सब्सटेंसेस हैं जो गैशियस फॉर्म में ही होते हैं। वाटर नॉर्मली एट अ रूम टेम्परेचर, वाटर कैसा होता है, आपने देखा होगा कि वाटर लिक्विड है। तो कुछ सब्सटेंसेस लिक्विड है, कुछ सब्सटेंसेस सॉलिड है, कुछ सब्सटेंसेस गैशियस हैं। कब? जब आपने उनका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं किया। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस आप देखोगे कि उनका एक पर्टिकुलर शेप रहता है। हाँ, एक पर्टिकुलर फॉर्म रहता है, एक पर्टिकुलर स्टेट रहता है। दे डोंट चेंज देयर स्टेट विदाउट एनी रीज़न, किसी स्पेसिफिक रीज़न के बिना उनका शेप चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ
कि ये जो बातें हमारी स्टेट्स की लिखी हुई होती है ना, जितनी भी आपने बातें अभी तक आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ सारी आपकी नज़र से निकल जानी चाहिए। मैंने आपको ये बातें बताई थी ना, ये सब बातें मैंने आपको पढ़ पढ़ के बताई हैं, लेकिन आपको भी इनको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि हमें किसी सब्सटेंस को गर्म करना रहता है, हाँ, तो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट प्रोवाइड करने से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम टेम्परेचर की भी एसआई यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। यहाँ जो नीचे आपको नोटिफिकेशंस दिए हुए होते हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए। केल्विन, ये एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? दिस इज केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। केल्विन को के लिखते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। 0.15 हटा देते हैं पीछे से। राउंडिंग, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल हम 0.15 हटा देते हैं, 273 कर देते हैं। टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल to the Celsius scale, you have to subtract 273 from the given temperature। जैसे आपको दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी मिलेंगे आपको कि कोई 500 केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है ना, 2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करो, -273 कर दो इसमें से, है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा, 7 2 एंड 273 माइनस किया ना, तो 227 है ना। 227 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 500 केल्विन का मतलब। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ऐड कर दो 273। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर बाद में वो रह जाएगा। इंटर कन्वर्जन सीखने लग जाएंगे तो फिर हम सिर्फ वही बात करेंगे। तो एक तो ये बात, ये जो साइड में नोट्स होते हैं इनको टाइमली पढ़ लेना चाहिए ना। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कह रहे थे एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ATM, एटमॉस्फेयर, हाँ, क्या एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में लिखा ATM इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। हाँ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एटमो मतलब तो गैस ही होता है ना। एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ गैसेस का एक स्फेयर है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर ATM इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। SI यूनिट इज पास्कल। साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, हम इसको PA बोलते हैं। P कैपिटल लिखेंगे और A छोटा लिखेंगे। 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपसे पूछा जाएगा, तो फिर ये ना सोचे हम कि कहाँ था, ये यहाँ था। हाँ, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर is called atmospheric pressure. Question can be formed. What do you understand by atmospheric pressure? So the pressure of air in atmosphere is atmospheric pressure. यानी pressure exerted by the air on the other substances on earth situated inside the atmosphere is known as ATM, atmospheric pressure. So the atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere. 1 ATM कहाँ होता है? 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल कहाँ होता है? सी लेवल पे। इट इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे हम कहते हैं कि हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड्स या लिक्विड्स या गैशियस फॉर्म में हो सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अगर हमको स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम उनको कुछ हीट दे करके
या फिर उनको ठंडा करके हम उनकी स्टेट चेंज करेंगे। तो फिर से हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। जैसे देखो, हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि हमने डे टू डे लाइफ में चेंजेस इन स्टेट किस तरह से देखे हुए हैं। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट्स। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमको उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा उसको। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? द सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दिस इज नोन एज मेल्टिंग। हाँ, हम इसको मेल्टिंग बोलते हैं या इसको लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। When solid turn into liquid upon heating, हीट बढ़ाई यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो मेल्ट हो गया, मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये क्यों हो गया? When you are giving heat to a solid, suppose ice, solid is ice, आपने उसको हीट दिया तो हीट देने से होगा क्या? उसके जो बॉन्ड्स होंगे वो टूट जाएंगे। हाँ, हीट एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर इन सॉलिड फॉर्म यानी इनसाइड द आइस। तो जब वो टूट जाएंगे तो फिर मॉलिक्यूल्स विल बी फ्री टू मूव इनसाइड द कंटेनर एंड वी विल स्टार्ट कॉलिंग इट लिक्विड। तो एक तो ये बात हो गई। लिक्विड को भी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, आपको वाटर से आइस बनाना है, क्या करते हो आप उसको अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, फ्रीज़र साइड में। क्या करते हैं? फ्रीजिंग। क्या कर रहे हैं हम? फ्रीजिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। लिक्विफिकेशन का ऑपोजिट सॉलिडिफिकेशन। लिक्विफिकेशन लिक्विड बनाना, सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड बनाना। सिंपल है। तो सॉलिडिफिकेशन और मेल्टिंग एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे आइस जो है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस जब आप उसको हीट करोगे तो इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सॉलिड को लिक्विड में जिस टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाए, और उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होता है। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आप वाटर को ले आओगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। इस बारे में कुछ अलग कंसेप्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं कि हाउ द स्टेट्स आर चेंज्ड। तो सॉलिड इज चेंज इनटू अपॉन हीटिंग इनटू लिक्विड एंड अपॉन कूलिंग इनटू सॉलिड। अगेन लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू और फ्रीज इनटू सॉलिड। तो मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, ये कंसेप्ट क्लियर यहाँ से हो जाना चाहिए। सिंपल बात है। फिर देखें कि ये लिक्विड को हम गैस में बदल सकते हैं बाय हीटिंग। अगेन आपने देखा वाटर को हम बॉईल करते हैं। जब हम बॉईल करते हैं वाटर को एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो हम इसको बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन मैंने क्यों काट दिया अभी बताता हूँ। इवेपोरेशन भी होता है। वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन इज बॉइलिंग। अब आपने सबने बॉइलिंग वाटर देखा होगा कभी ना कभी। चाय बनती है सुबह हमारे यहाँ तो बॉइलिंग होता है, वाटर बॉईल होता है। बॉईल उसको हीट प्रोवाइड करते ही नहीं हो जाता। जब आप उसे हीट प्रोवाइड करते हो तो स्लोली उसका टेम्परेचर राइज होता है और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो बॉईल होने लगता है। ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जिस पॉइंट पर बॉईल हो वो बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर हो क्या रहा है? द कंप्लीट लिक्विड, entire liquid, entire water, all the particles of water have very high kinetic energy. They all are moving in turbulence and all are trying to get converted into water immediately. हम देखते हैं ना जब बॉइलिंग होती है तो सब भाग रहा होता है इधर उधर।
हाँ, लेकिन ये क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या? बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अ लिक्विड में एवर अटेन। इससे ज़्यादा टेम्परेचर किसी लिक्विड का हो नहीं सकता। उस लिक्विड का टेम्परेचर, अगर वाटर हम कह रहे हैं कि वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स वाटर कैन नॉट बी एट 102, 103 डिग्री सेल्सियस एवर इन लिक्विड फॉर्म। आप जब उसे हीट करते हो तो जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आप उसको देते हो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंचाता है पहले, यानी बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद वो बॉयल होता है, मतलब वो वेपराइज होता है, यानी वो वेपर में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज conversion of liquid into gas at its boiling point। किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना at its boiling point। वाटर गैस में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कंपलसरी नहीं है। सोचो, ऐसा भी होता है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना हो और फिर भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। कभी देखा है आपने ऐसा? कभी सोचा है इसके बारे में? सोचो आप, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। आपको स्वेटिंग होती है और आपका स्वेट उड़ जाता है, आप फैन के आगे खड़े होते हो, गायब हो जाता है। हवा चलती है, ठंडी लगने लगती है आपको अच्छा लगता है, और आपका स्वेट जो है वो गायब हो जाता है। तो ये स्वेट जो है ये कहाँ गया? स्वेट भी तो वाटर ही है, कहाँ गया? उड़ गया ना, वेपर में कन्वर्ट हो गया ना। क्या आपका बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है? अगर आप थोड़ा भी जनरल नॉलेज आपको है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। इससे 8 डिग्री भी ऊपर जाता है तो आप कहते हो फीवर हो गया। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नहीं है, फिर भी वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो ये भी एक तरह का कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, चेंज इन स्टेट है। आपके घर में पोछा लगता है, हाँ, एक मोप लेके उसको फर्श को क्लीन किया जाता है या फर्श को धोया जाता है, और फिर हम एक वाइपर लेके उसको फैला देते हैं सब इधर उधर, तो क्या होता है? थोड़े टाइम बाद फर्श सूख जाता है। हाँ, आपने देखा होगा कि जो लोग फर्श साफ़ करते हैं, धो देते हैं, उसके बाद वो फ़ैन चला देते हैं कि जल्दी सूख जाएगा, है ना। जल्दी क्यों सुखाना? कोई फिसल ना जाए उसके ऊपर, है ना। तो हम उसको सुखाने के लिए जो भी कर रहे हैं, हमें ये पता है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा हमारे रूम का, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते इतने ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो 50 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे डेजर्ट वेजर्ट है वहाँ पे 50-51 डिग्री सेल्सियस सुना है हमने, न्यूज़पेपर में आता है कि इतना टेम्परेचर हो गया। हमारे आसपास सबने तो शायद ही देखा हो कभी इतना टेम्परेचर। 100 डिग्री वी कैन नॉट थिंक ऑफ। 54 डिग्री सेल्सियस पे तो AC भी काम नहीं करता आपका। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा वाटर है, जो भी हमारा लिक्विड है, वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट भी वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कपड़ा धोने का एग्जाम्पल ले लो, कपड़ा धोया, निचोड़ा, ऐसा झटक करके कपड़े को उस पर वायर पे सुखा दिया, क्या हुआ? सूख गया ना। वो सूख गया मतलब उसमें जो पानी था इसलिए वो गीला था, अभी वो नहीं गीला है, सूख गया है, मतलब कि वाटर चला गया। कहाँ चला गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं। तो वो वेपर में जब कन्वर्ट हो गया है तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही हुआ ना। आपने जहाँ भी सुखाया था उसको, हवा चल रही थी, खुला था, धूप चमक रही थी, जो भी हो रहा था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं गया। तो ये सब एग्जाम्पल्स को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ये जो वर्ड हमने यहाँ पे हटा दिया था, हाँ, ये इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये बात ध्यान रखना, हाँ, बिलो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो एट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज वेपोराइजेशन, एट बिलो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन इवेपोरेशन में डिफरेंसेस अगर कोई पूछ ले तो आप बता दो कि वेपोराइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस at its boiling point, evaporation is conversion of liquid into gas below its boiling point। क्लियर है? दूसरी बात कि evaporation is a surface phenomena। evaporation केवल सरफेस के पार्टिकल्स का होता है, ध्यान रखें हमेशा।
आपने अगर किसी कंटेनर में वाटर भर के रखा हुआ है तो वाटर के सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं केवल वो ही बाहर जाएंगे। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एवापोरेशन, तब मैं इस बात को समझाऊंगा। केवल सरफेस के पार्टिकल्स का ही एवापोरेशन होता है। हाँ, ओनली सरफेस पार्टिकल्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, जबकि वेपोराइजेशन में ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द कंटेनर पार्टिसिपेट। तो हम कहते हैं एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना while the vaporization or boiling is a bulk phenomena। हाँ, ये आगे हम बात करेंगे। तो एक कन्वर्जन ये हुआ। गैस टू लिक्विड भी कन्वर्जन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हमारी डे टू डे लाइफ से एग्जांपल देखो। यहाँ पे हमको एक बॉटल का बॉटम पार्ट जो आपने रेफ्रिजरेटर से निकाली है वो दिख रहा है। आपका एक्सपीरियंस होगा, नहीं है तो आप आज जा करके अपने रेफ्रिजरेटर से कोई बॉटल निकालो और बाहर रख दो, थोड़ी देर बाद में उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। ये अंदर से बाहर निकले हैं क्या? निकल सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, वो एक प्लास्टिक या पॉलीमर से बना हुआ जो सब है बॉटल आपका है, उसमें पानी अंदर से बाहर तो नहीं आ सकता, किसी हालत में नहीं आ सकता। तो फिर ये कहाँ से आया है? ये पानी हवा में था। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। हवा में जो वाटर होता है, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल विच यू हैव जस्ट टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो उसका सरफेस बहुत ठंडा है। जो बाहर पानी हवा में वेपर की फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में घूम रहा है, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल, it converts into liquid and gets deposited on the outer surface of the bottle like this in the form of small droplets. This conversion of gas into liquid, this is the conversion of gas into liquid। हवा में वो gaseous form में था ना, अभी वो liquid में convert हो गया है। This conversion of gas into liquid is known as condensation। क्या बोलते हैं? We call it condensation। Small droplets on the outer surface of a tumbler, water vapor in the air turning back into liquid because of the cold bottle। The process is known as condensation। हाँ, this is condensation। आपने डे टू डे लाइफ में खूब देखा हुआ, गरम गरम चाय, हाँ, उसमें से वेपर निकल रहे हैं, आप उस पर हाथ रख दो। ऐसे रखना कि जल ना जाए। हाथ नहीं रख सकते तो एक पेपर रख दो उसके ऊपर, आप देखोगे पेपर गीला हो जाएगा। हाथ रख दोगे अगर आप उसकी हीट बर्दाश्त कर सकते हो, वैसे थोड़ा सा रिस्की है इसलिए अवॉइड, अगर ऐसा लगता है कि कहीं चोट ना लग जाए तो आप उस पर पेपर रख दो, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। हाथ रखोगे पता चलेगा हाथ गीला हो गया, पेपर रखोगे पता चलेगा पेपर गीला हो गया। क्यों? क्योंकि द गैस और द वेपर हैज़ कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड। सबने देखा, ये डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल है। ये एक बड़ा एक्सेप्शनल केस है जिसमें सॉलिड को गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है, गैस को सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, यू नो, ये लेस देन 1% इन द एयर होती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इस गैसेस में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये 3 गैसेस सबसे ज़्यादा है और बाकी सब उससे कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस देन 1% इन एयर। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो गैसियस फॉर्म में रहता है, लेकिन इसको अगर बहुत ठंडा कर दिया जाए, इसका टेम्परेचर माइनस में ले जाया जाए, एक्सट्रीमली ठंडा उसको कर दिया जाए, तो क्या होगा कि इट वुड गेट, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 178 डिग्री सेल्सियस तक उसको नीचे लेके आते हैं। तो ये डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। नॉर्मली आप किसी भी गैस को ठंडा करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडा करने पर सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होती है। और ये सॉलिड क्यूब्स आर कॉल्ड एज ड्राई आइस। हम उसको बोलते हैं ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। इट इज़ अ सब्लाइम सब्सटेंस। आप जब गैस को ठंडा करते हो, टेम्परेचर डाउन करते हो गैस का, तो वो अगर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए
तो हम कहते हैं कि ये तो ड्राई आइस बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, बहुत सारे सॉलिड्स आपको मिलेंगे, जैसे कैम्फर है, जैसे आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होगी, कपड़ों में रख देते हैं अपन कीड़े वीड़े भगाने के लिए, वो सब सबलाइम सब्सटेंसेज हैं। अमोनियम क्लोराइड भी एक सब्सटेंस होता है NH4Cl, वो भी सबलाइम सब्सटेंस है। आप उसको हीट करोगे वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अपॉन हीटिंग। सो द सब्सटेंसेज विच गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू gas from solid and into solid from gas are known as sublime substances, and this process or this phenomena is known as sublimation. तो ड्राई आइस देखेंगे कैसा होता है। ये ड्राई आइस है, इसको पानी में डाल दिया देखो, तो कैसे डायरेक्ट वो पानी में जाकर के वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये बबल्स दिख रहे हैं। उसका अगर आप सॉलिड है और आप उसको हीट दे रहे हो, बेसिकली अपन हीट दे नहीं रहे थे उसको, ऐसा नहीं कि अपन कोई गर्म कर रहे थे उसको, लेकिन आप जब उसको वाटर में डाल देते हो तो वाटर में डाल देने के बाद में ऐसा होता है, पानी में डाल देने के बाद में ऐसा होता है कि वो वापस से अपनी हीट जो होती है वाटर से हीट अब्जॉर्ब करने लगता है। हीट आपने ज़रूरी नहीं कि आप फ्लेम पर ही दो, वाटर अगर इस ड्राई आइस के कंपैरिजन में गर्म है, ऑब्वियसली गर्म है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर ये -178 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बहुत ठंडा है। इसको आपने पानी में अगर डाल दिया तो ये हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा वाटर से, वाटर में हीट इससे ज़्यादा है तो ये वाटर से हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा, और ये आपने अभी देखा, ये चीज़ आपने अभी देखी यहाँ पे कि जब आपने इसको वाटर में डाला, इसने हीट एब्जॉर्ब करी, हीट एब्जॉर्ब करके ये सीधे गैस में कन्वर्ट हुआ। नॉर्मली सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता तो ये वाटर में मिक्स हो जाता शायद, लेकिन ये गैस में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे हमको बबल्स दिख रहे हैं जो इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली। ऐसे ही इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली, वो भी सब्लिमेशन है। ये भी कंडेंसेशन का एग्जांपल है। छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना इज नोन एज कंडेंसेशन। सो देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इवापोरेशन का एग्जांपल है। किसी सरफेस के ऊपर आपने वाटर डाल दिया, वो उड़ गया। हाँ, लिक्विड टू गैस, हाँ, आप उसको इवापोरेशन बोल सकते हो अगर नॉर्मल सरफेस है। अगर आपने उसको बिल्कुल बॉयल किया हुआ है एक ड्रॉपलेट को, तो आप उसको इवापोरेशन बोलोगे, वेपोराइजेशन बोलोगे। तो ये अब आप देखो इस तरह से फ्रीज़ हो जाता है, वाटर फ्रीज़ हो सकता है। हाँ, इसको ये जो चीज़ है इसमें हम किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर वो सबलाइम सब्सटेंस है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन हो रहा है। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि कई बार हमारी ग्लास विंडो के बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों हो गया ऐसा? हवा में जो वाटर था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, कंडेंसेशन है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। हाँ, ये तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फ्रॉम अ केटल ऑफ टी। जब आप उसको हीटेड टी लेते हो तो उसमें से वेपर निकलते हैं, स्टीम निकलती है। ये स्टीम जो है ये सब इंटर कन्वर्जन दिखा रहे हैं हमको। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कैन बी शोन बाय दिस ट्रायंगल। तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है ये इस तरह से आप शो कर सकते हो। आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कल टेक्निकलिटीज़ के बारे में इसकी बात करेंगे। कल हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, और सब्लिमेशन कैसे होता है वो होता हुआ भी देखेंगे। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, तो वो बात भी देखी जाएगी। हाँ, आपको आज सिर्फ ये करना है कि जो आपकी बुक है उस बुक में ये वाला जो 1.4 जो टाइटल है ये एक बार रीड कर लो। कल बहुत अच्छी बातें यहाँ से सीखेंगे हम, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली।
जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, उनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देख लो और एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। थैंक यू।